सौरव गांगुली। इन्हें भारतीय क्रिकेट में बदलाव लाने के लिए याद किया जाता है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टीम को लड़ना और जीतना सिखाया। उन्होंने अपनी टीम को आगे बढ़कर नेतृत्व किया और जब भी टीम मुसीबत में दिखी तो उन्होंने अपने प्रदर्शन से टीम को मुसीबत से बाहर निकाला। वो सही मायनों में एक काबिल लीडर थे जिन पर उनकी टीम को विश्वास था। वेलकम बैक दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेटर गाथा में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान और बल्लेबाजों में से एक सौरव गांगुली के बारे में, जिन्हें लोग प्यार से महाराजा, गॉड ऑफ द ऑफ साइड और दादा जैसे उपनामों से जानते हैं। तो आइए आज बात करते हैं क्रिकेट के इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाने वाले इस सितारे की जिंदगी के बारे में। सौरव गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को पश्चिम बंगाल के एक प्रतिष्ठित शहर कोलकाता में हुआ। उनके पिता का नाम चंडीदास गांगुली और माता का नाम निरूपा गांगुली है। उनके एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम है स्नेहाशीष गांगुली। गांगुली के पिता एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और शहर के जाने माने रईसों में उनका नाम शुमार था। क्योंकि सौरभ को बचपन से ही किसी भी चीज की कमी नहीं थी और उनका बचपन भी काफी शान और शौकत में बीता, इस वजह से बचपन में उनका नाम महाराजा पड़ गया। सौरभ जिस शहर में पले बड़े वहां फुटबॉल का खेल काफी लोकप्रिय था और लोग किसी और खेल की तुलना में फुटबॉल खेलने को ज्यादा तरजीह देते। इसी वजह से बचपन में सौरभ भी इस खेल के प्रति आकर्षित हो गए और फुटबॉल खेलने लगे। बाद में अपने बड़े भाई स्नेहाशीष, जो कि एक क्रिकेटर थे, उनसे प्रभावित होकर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी माता निरूपा को यह पसंद नहीं था कि सौरभ पढ़ाई लिखाई छोड़कर स्पोर्ट्स में करियर बनाए। इस वजह से उन्हें फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों से दूर रहने की हिदायत दी गई और पढ़ाई में फोकस करने को कहा गया। पर तब तक सौरभ के बड़े भाई स्नेहाशीष बंगाल क्रिकेट टीम में अपनी पक्की जगह कर चुके थे। उन्होंने सौरभ को क्रिकेट खेलने के लिए सपोर्ट किया और अपने पिता से कहकर उन्होंने सौरभ को समर हॉलीडेज के दौरान क्रिकेट कोचिंग में एडमिशन करवा दिया। उस समय सौरभ 10th क्लास में थे। राइट हैंडेड होने के बावजूद उन्होंने बाएं हाथ से क्रिकेट खेलना सीखा ताकि वो अपने बड़े भाई के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर सकें। कुछ दिनों के बाद उन्हें क्रिकेट एकेडमी में डाल दिया गया। उनके पिता ने एक इंडोर जिम और एक कंक्रीट का पिच अपने घर पर बनवा दिया ताकि सौरभ को अभ्यास करने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े। जूनियर क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्हें साल 1989 में बंगाल की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिला। फिर उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए साल 1990 में चयनकर्ताओं ने उनका चयन बंगाल की रणजी टीम में कर लिया और सीजन 90-91 में रणजी में शानदार प्रदर्शन करने के बाद उनका चयन भारतीय टीम में हो गया। साल 1992 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। हालांकि डेब्यू मैच में वो कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 3 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद उनके उग्र विवाद के चलते उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया, पर वो निराश नहीं हुआ और रणजी ट्रॉफी के साथ साथ और भी घरेलू टूर्नामेंट खेलने लगे। अंततः रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में उनके लगातार शानदार प्रदर्शन को चयनकर्ता नजरअंदाज नहीं कर पाए और साल 1996 में इंग्लैंड टॉप पर टेस्ट मैच खेलने वाले टीम में उनका सिलेक्शन हुआ। उस समय टीम के कप्तान थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। टीम के स्टार बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू की अनुपस्थिति में उन्हें दूसरे टेस्ट में प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। इस तरह उन्हें अपना पहला टेस्ट खेलने का मौका मिला। ये मैच खेला जाने वाला था क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। उन्होंने इस मौके को पूरी तरह से यूटिलाइज किया। इसी मैच में भारत के एक और महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने भी अपना डेब्यू किया। अपने पहले टेस्ट मैच में गांगुली ने 131 रनों की शानदार पारी खेली और अपना पहला टेस्ट शतक भी बना दिया। इसी मैच में राहुल द्रविड़ ने 95 रनों की शानदार पारी खेली और दुर्भाग्यवश अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। इस शतक के साथ गांगुली लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में अपने डेब्यू टेस्ट में शतक बनाने वाले बल्लेबाज बने। उस समय के 30वें खिलाड़ी बने और उनकी 131 रनों की पारी उस ग्राउंड पर किसी भी क्रिकेटर द्वारा अपनी डेब्यू टेस्ट में खेली गई अब तक की सबसे बड़ी पारी है। उनके पिछले मैच के शानदार प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए कप्तान ने फिर उन्हें तीसरे टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 में चुना, जहां उन्होंने एक बार फिर से अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए 136 रनों की पारी खेली। इस तरह अपने पहले 2 लगातार टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले लॉरेंस और एल्विन कालीचरण के बाद विश्व के तीसरे बल्लेबाज बने। इंग्लैंड के सक्सेसफुल टूर के बाद जब वो भारत वापस आए तब वो अपना ज्यादा समय अपने चाइल्डहुड क्रश डोना रॉय के साथ व्यतीत करने लगे। जब बात उनके माता पिता को पता चली तो उनके परिवार ने सौरभ की सहमति से उनकी शादी ही बचपन के प्यार डोना रॉय से तय कर दी और फरवरी 1997 को उनकी शादी डोना रॉय से हो गई। शादी के बाद डोना गांगुली बनी उनकी लेडी लक, उनका साथ दिया और उसी साल 1997 में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपना पहला एक दिवसीय शतक लगाया। उसी साल सहारा कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने लगातार 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते। इस तरह एक दिवसीय क्रिकेट में ऐसा करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने। हालांकि एक दिवसीय क्रिकेट में तो वो कमाल का प्रदर्शन कर रहे थे, पर टेस्ट मैचों में वो अच्छी शुरुआत करने के बावजूद बड़ी पारियां नहीं खेल पा रहे थे। इस वजह से टीम में उनकी जगह पर भी सवाल उठने लगे। पर साल के अंत में उन्होंने 4 टेस्ट मैचों की 3 सेंचुरी लगाकर फॉर्म में वापसी की और अपने आलोचकों का मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद सौरभ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार सफलता के झंडे गाड़ने लगे।
साल 1998 के इंडिपेंडेंस डे कप के फाइनल को भला कौन क्रिकेट प्रेमी भूल पाएगा, जब भारत की चिर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 48 ओवर में 5 विकेट पर 314 रन बना दिए। उस समय 280 के ऊपर के स्कोर का पीछा करना बहुत कठिन होता था और वो सौरभ ही थे जिन्होंने भारतीय टीम का मनोबल गिरने नहीं दिया और पारी की शुरुआत करते हुए 124 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को बेहतरीन शुरुआत दी और पाकिस्तान को ये बताया कि भारतीय टीम के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। और भारतीय टीम ने ये मैच 3 विकेट से जीतकर इंडिपेंडेंस डे कप अपने नाम कर लिया। उनके शानदार शतकीय पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया। अब तक तो वो टीम के रेगुलर सदस्य बन गए थे। उसके बाद उन्हें साल 1999 में वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में चुना गया। अब तक तो उन्होंने केवल सधी हुई और जुझारू पारियां खेली थी, पर श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया और 158 गेंदों में 17 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 183 रनों की विध्वंसक पारी खेली, उनका साथ दिया। उनके साथ ही टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले राहुल द्रविड़ ने, जिन्होंने 129 गेंदों में 17 चौकों और 1 छक्के की मदद से 145 रनों की तेज तर्रार पारी खेली और दोनों की शानदार पारी की मदद से भारत ने 373 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। श्रीलंका की टीम तो मानो सौरभ और राहुल की इस पारी की आंधी में उड़ गई। भारत ने यह मुकाबला बड़ी आसानी से 157 रनों से जीता और सौरभ एक बार फिर से मैन ऑफ द मैच चुने गए। इसी साल उनकी साउथ इंडियन एक्ट्रेस नगमा के साथ अफेयर के किस्से मीडिया में उछलने लगे, जिसने कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया, जिसे बाद में सौरभ और नगमा ने नकार दिया। इसी बीच साल 2000 में भारतीय टीम को मैच फिक्सिंग स्कैंडल से गुजरना पड़ा, जिसमें कुछ सीनियर खिलाड़ियों के हाथ होने की खबर मिली, जिसमें तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम था। इस वजह से उन्हें टीम से निकाल दिया गया और क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया। इस स्कैंडल के बाद सौरभ को भारतीय टीम का कप्तान बनाने का प्रस्ताव रखा गया। साल 2000 में सर्वसम्मति के बाद सौरभ को भारतीय टीम का नया कप्तान बना दिया। उन्होंने कप्तान के तौर पर अच्छी शुरुआत की और अपनी कप्तानी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में भारतीय टीम को जीत दिलाई। इसी साल उनकी लीडरशिप में टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी पहुंची। सौरभ ने इस टूर्नामेंट में कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी में अपना शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में शतक लगाया। सौरभ के शतक के बावजूद भी भारतीय टीम फाइनल में न्यूजीलैंड से हार गई। वो सौरभ ही थे जिन्होंने भारतीय टीम को जीतना सिखाया और किसी भी सिचुएशन में हार न मानने का जज्बा अपनी टीम में भरा। उन्होंने युवाओं को आगे आने का मौका दिया, क्योंकि वो जानते थे कि टीम केवल अनुभव के दम पर नहीं जीत सकती। बड़ी टीमों को हराने के लिए युवाओं का जोश और सीनियर खिलाड़ियों का अनुभव दोनों का समावेश होना जरूरी है। सौरभ ने युवराज सिंह, जहीर खान, हरभजन सिंह, आशीष नेहरा, वीरेंद्र सहवाग जैसे युवाओं को अपने आप साबित करने का मौका दिया और उनकी कप्तानी में एक खिलाड़ी बाद में मैच जिताऊ प्लेयर बनकर दुनिया के सामने उभरे और भारतीय टीम को स्वर्णिम भविष्य की नींव रखी गई। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने का मौका दिया, जो बाद में चलकर एक महान कप्तान और क्रिकेटर बने। साल 2001 में उनकी कप्तानी में भारत ने अपनी धरती पर टेस्ट सीरीज खेलने आई ऑस्ट्रेलियाई टीम को 2-1 से हराकर उनका घमंड चूर कर दिया। इसके बाद साल 2002 में इंग्लैंड की टीम भारत आई 6 मैचों की एक दिवसीय सीरीज खेलने, जहां ये सीरीज 3-3 की बराबरी पर छूटी और इस सीरीज के अंतिम मैच में इंग्लैंड के खिलाड़ी एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने अंतिम विकेट लेकर जिस तरह अपनी शर्ट हवा में लहराई थी, ये बात सौरभ को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसका करारा जवाब देने का मन में ठान लिया। और साल 2002 के नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में तो कमोबेश हर क्रिकेट प्रेमी को याद होगा, जिसमें युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से एक समय हार के कगार पर खड़ी भारतीय टीम को यादगार जीत दिलाई। इसके बाद सौरभ ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपना शर्ट खोलकर हवा में लहरा दिया। यह जवाब था उनका एंड्रयू फ्लिंटॉफ को और दुनिया की बाकी दूसरी टीमों को कि हम भारतीय भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अब बारी आई साल 2003 के वर्ल्ड कप की। तब तक उन्होंने अपनी ब्रिगेड बना ली थी, जिसमें सौरभ, सचिन, राहुल, कोहली, श्रीनाथ जैसे अनुभवी खिलाड़ी थे, तो साथ में सहवाग, युवराज, हरभजन, कैफ, जहीर और नेहरा जैसे जोश और हिम्मत भरी युवा खिलाड़ी भी शामिल थे और इस टीम ने दुनिया की सभी छोटी बड़ी टीमों को हराकर साल 1983 के बाद फाइनल तक का सफर तय किया। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने खुद आगे आकर अपनी टीम का नेतृत्व किया और बल्लेबाजी करते हुए 3 शतकों की मदद से 465 रन बनाए। इस तरह रन बनाने की सूची में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे नंबर पर रहे। उसके बाद अपनी कप्तानी में टीम को और निखारा और विदेशी धरती में जाकर भी कई मैचों और सीरीज में भारतीय टीम को जीत दिलाई और इस मिथ को तोड़ दिया कि भारतीय टीम सिर्फ अपने घर के शेर हैं। उन्होंने साल 2004 में पाकिस्तान को उनकी धरती पर टेस्ट और एक दिवसीय सीरीज में मात दी। साल 2005 में ग्रेग चैपल और जॉन राइट की जगह भारतीय टीम का कोच बनाया गया। उसके बाद सौरभ और चैपल के बीच मतभेद होने लगे। इस वजह से उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ। फिर उन्हें कप्तानी से हटाकर राहुल द्रविड़ को कप्तानी दी गई और बाद में सौरभ को टीम से निकाला गया। सौरभ ने घरेलू क्रिकेट और काउंटी क्रिकेट में किए गए अपने प्रदर्शन के दम पर फिर से टीम में जगह बनाई। इस तरह वो साल 2007 के वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम का हिस्सा बने और साल 2007 में ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में 240 रनों की कमाल की पारी खेली, अपना पहला दोहरा शतक बनाया।
वो साल 2007 में टेस्ट मैचों में कुल 1106 रन और एक दिवसीय मैचों में 1240 रन बनाकर हाईएस्ट स्कोरर बने। सौरभ ने अब तक के करियर में ये सब हासिल कर लिया था, जो उन्हें एक महान खिलाड़ियों की सूची में डालने के लिए काफी था और अब वो रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगे थे और सही मौके की तलाश में थे। अक्टूबर 2008 में ऑस्ट्रेलिया टीम 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने भारत आई और सौरभ को भी इस सीरीज के लिए टीम में चुना गया। तब उन्होंने घोषणा की कि वो इस सीरीज के बाद संन्यास ले लेंगे। उन्होंने इस सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन किया और एक शतक और एक अर्धशतक की मदद से कुल 324 रन बनाए। इस तरह भारत ने इस सीरीज को 2-0 से जीत लिया और जीत के साथ ही 6 नवंबर 2008 को इस शानदार खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेले और टीम की कप्तानी भी की। बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में 113 टेस्ट मैचों में 16 शतकों और 35 अर्धशतकों की मदद से 7212 रन बनाए, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 240 रन है। वहीं 311 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 22 शतकों और 72 अर्धशतक की मदद से 11,363 रन बनाए, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 183 रन है। चलिए अब एक नजर डालते हैं सौरभ के कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड्स पर। वो एक दिवसीय क्रिकेट में लगातार मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले विश्व के पहले और इकलौते खिलाड़ी हैं। वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में 3 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। वो विश्व कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं। उन्होंने 1999 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ 183 रनों की पारी खेलकर ये साबित कर लिया। इसके अलावा उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साल 1997 में उन्होंने भारत सरकार का अर्जुन अवार्ड पाया। साल 2004 में वो पद्मश्री से सम्मानित किए गए। उन्हें साल 2015 में प्रेस्टिजियस मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी ने लाइफ टाइम मेंबरशिप अवार्ड से नवाजा। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 1997 में डोना रॉय से विवाह किया, जिनसे उनको एक बेटी है। इसका नाम उन्होंने सना गांगुली रखा है। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद भी उस खेल से जुड़े हुए हैं। इससे पहले वो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने और बंगाल क्रिकेट को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई और साथ ही कई मैचों में कमेंट्री करते हुए नजर आए। दोस्तों, ये थी भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम भविष्य की नींव रखने वाले भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे सफल कप्तान, साथ ही विश्व के महान बल्लेबाजों में से एक सौरभ गांगुली की शानदार सफर की छोटी सी दास्तान। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलता हूं। आपकी वीडियो इंस्पायरिंग लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल क्रिकेट गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां से आपको खेल की दुनिया की और भी रोचक कहानियां मिलती रहेंगी। अगली बार तक अपने सपनों का पीछा करना जारी रखें और खुद पर विश्वास रखें।